हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिव्य कुमार सर। दिव्य कुमार सर, आपको अपने शो में मैं वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर, अभी कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपकी राय लेनी है। एक तो कटवेजू आइलैंड जो है, उसकी जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताइएगा और उसका इशू क्या चल रहा है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। लोगों को तो सिर्फ सर पीओके अक्साई चीन का पता है कि नेहरू ने वो दे दी है या गांधी परिवार ने। लोगों को अब जाहिर सी बात है, बीजेपी आई है तो वो बता रही है लोगों को कि भाई फिर वो नहीं, आइलैंड भी दे दिया, कोको आइलैंड दिया म्यांमार को, जो इंडिया के हिस्से थे, गिफ्ट की है बाकायदा, और बगैर गवर्नमेंट की रजामंदी, बगैर किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के, बगैर किसी से पूछे, अपनी मनमर्जी करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स ने ये हवाले किए। तो ऐसा आपको पाकिस्तान में भी नहीं दिखेगा। ठीक नहीं। है। हाँ। तो कटवीचू आइलैंड की सर देखें, इंडिया का हिस्सा था, जाहिर सी बात है उससे एक बहुत बड़ी एडवांटेज इंडिया को मिलती है कि इंडिया का अब एक आइलैंड ऐड होता है तो वो इंडिया की बाउंड्री आ गई। तो इंडिया की जो मरीन टाइम बाउंड्री होती है, जिसको हम 200 नॉटिकल माइल कहते हैं, वो एक्सटेंड हो गई ना, फिर वो उस आइलैंड से शुरू होगी। ठीक है। बिल्कुल। एक तो आपको ये फायदा होता है, आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरा देखें, आपको फिर वहां पर एक श्रीलंका के करीब आपको एक्सेस एक आइलैंड मिल जाता है। वो डिफेंस पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है, फिशिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, वो एक लैंडिंग पोर्ट के लिए भी यूज हो सकता है, बहुत सी चीजों के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की तारीख में उस आइलैंड का ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि आप ऊपर आंध्रा से नीचे यूं आते हैं, तमिलनाडु से होते हुए तमिलनाडु के फिर इस तरफ जाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो ये आपका जे कर्व बनता है, ये पूरा थोरियम का बेल्ट है। और इस थोरियम के बेल्ट में ये जो नीचे है ना, ये स्नोक पे है कटवीचू आइलैंड, जो राम सेतु से थोड़ा सा इधर है। तो ये थोरियम का बेल्ट है, और थोरियम इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी को पता है, और एक डिटेल्ड प्रोग्राम भी किया है। इंडिया ने अभी रिसेंटली इसके अंदर एक सक्सेस भी हासिल की कि दुनिया में, मेरे ख्याल से इंडिया पहला कंट्री था या दूसरा कंट्री था जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को बना के तैयार करके ऑपरेशनलाइज कर दिया, जो कि स्टेज 2 है। होमी जे बाबा का जो 3 स्टेज प्लान था, उसके अंदर स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर्स की जरूरत थी। तो आपको थोरियम चाहिए, फ्यूचर आपका इंडिया की एनर्जी सिक्योर आपकी थोरियम से होगी। तो आप वो थोरियम बेल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे आपको थोरियम की माइनिंग करनी है, वहां से निकालना है। थोरियम है या मोनोसाइट है, वो आप निकालेंगे, उसके बाद जाके वो रिफाइन होते हैं, वो फिर इस्तेमाल होंगे आपके रिएक्टर्स में और आपके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ी बात ये कि उसको लेना था। अगर लोगों को नहीं पता, आपको पता ना, जैसे ये एक बात आती है कि अगर सरदार पटेल इस चीज मामले में इंटरफेयर नहीं करते तो लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा होता। हाँ ठीक है, जी। ये बात, लक्षद्वीप भी तो उधर थोरियम बेल्ट में ही तो आता है, वो तमिलनाडु की इस वाली साइड में यूं ही तो आता है। अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा होता तो अच्छा, बाय द वे, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो थे वो उस वहाँ के उस किंगडम के थे, थे ट्रावनकोर फैमिली के पास आते थे। तो ट्रावनकोर फैमिली से वो सरदार पटेल ने इंटरवीन किया। अब कटविचू ऐसे पहले वहां पर एक रामराजन ऐसा कोई करके डायनेस्टी थी, वहां से मद्रास प्रेसिडेंसी के पास गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गए जब आजादी हो गई। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन आप देखें, बगैर किसी से पूछे, जैसे बाप की जागीर है, बगैर पूछे किसी से बस दे दिया, गिफ्ट कर दिया। जबकि वो इंडिया की फेवर में, इंडिया के हक में बिल्कुल भी नहीं था देना। इंडिया की बाउंड्री शॉर्ट हो गई, इंडिया के थोरियम एक्सप्लोरेशन में एक वो कड़ी आ जाती है, इंडिया के लोग फिशिंग करने नहीं जा सकते, तो दायरा कम हो गया ना। इंटरनेशनली क्या है कि किसी भी मुल्क के मछुआरे अपने 200 किलोमीटर की हद में जाके, नॉटिकल माइल्स की हद में जाके फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है। वो हद भी कम हो गई वहां पर, इस एरिया पे, वो क्योंकि वहां पर श्रीलंकन बॉर्डर लग गया। तो वही आए दिन वो फिशर श्रीलंकन अरेस्ट कर लेते थे, फिर इंडियन गवर्नमेंट उनको सिर्फ रिहाई में लगी रहती है। ये काम चलता रहता है। वादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो फिर बोरिंग हो जाएगी। अगर किसी को जी डिटेल्स जी। का शौक, एफ जयशंकर की पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा मामला समझाया है पिछले 100 सवा 100 सालों का। तो वो देख लें। लेकिन आप इंडिया में जिस तरह की मनमानियां हुई है ना सर, मतलब क्या ही कहना है, क्या बात है।
सही। जहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो कि इंडिया की फ़ेवर में नहीं है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंडिया की तरक्की के लिए अच्छी हैं। जैसे कि अडानी और अंबानी की आपस में कोलैबोरेशन हुई है। इसकी डिटेल बताइएगा ज़रा हमें। देखिए सर, अदानी की एक कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी है महान एनर्जन। महान एनर्जी पावर प्लांट चलाती है मध्य प्रदेश में करीब 2800 मेगावाट का। उसके हुँ, अंदर मुकेश अंबानी ने 50 करोड़ रुपए देके 26% उसका स्टेक खरीद लिया। 50 करोड़ देके 26% उस कंपनी में खरीद लिया है। और 20 साल की डील की है कि 20 साल तक इस पावर प्लांट से जो 500 मेगावाट आएंगे वो हमारे लिए सिक्योर किए जाएंगे। अब अगर मैं अंबानी के पावर प्लांट्स या उनके प्लांटों की बात करूं तो देखिए, मध्य प्रदेश के आसपास, अगर मध्य प्रदेश के अंदर की बात करें तो वो तो कोल बेड मीथेन है इनका एक। हुँ, दूसरा, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब ये नागपुर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इनका आ जाता है। और अगर ऊपर की बात करें, यूपी में चले जाते हैं, एक इलाहाबाद का डिवीजन आ जाता है, दूसरा बाराबंकी डिवीजन आ जाता है। तो इनके 4-5 प्लांट हैं आगे पीछे, उनके लिए एनर्जी सिक्योर की होगी। और ये चीज बड़ी पॉजिटिव है जो लोगों को समझनी चाहिए। ये एक अच्छी निशानी है एक हेल्दी इकोनॉमी, एक हेल्दी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का, जो हम दुनिया में देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स, बिलियनियर्स एक दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं, एक दूसरे का स्टेक्स लेते हैं, हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में भी ये चीज शुरू हुई है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है इंडिया में, इससे पहले नहीं होता था, इंडियन कंपनीज करती थी पर वो इंडिया से बाहर करती थी। इंडिया कम होते हुए मैंने देखा है, तो ये इंडिया के अब अंदर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉज़िटिव है। पॉजिटिव बात है इंडिया के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जिंदल ग्रुप का भी एक मुआहदा हुआ है इटली की कंपनी के साथ, उसकी भी ज़रा डिटेल हमें बताइएगा। सर, इंडिया का जो जिंदल ग्रुप है, इनकी सब्सिडरी है जिंदल एडवांस मटेरियल्स। इन्होंने इटली की एमएई के साथ मुआहदा किया है। और ये दोनों के अंदर करीब 2700 करोड़ का बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं, कार्बन फाइबर मटेरियल्स। अब अच्छा, इंडिया के अंदर वो कार्बन फाइबर बनाएंगे और स्टार्टिंग जो कैपेसिटी होगी वो करीब 3000 टन होगी सालाना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एमएई जो इटली की है, ये बेसिकली मशीनरी बनाती है, जैसे स्पिनिंग, वीविंग और ये सारी होती हैं, लेकिन वो वगैरह पे काम नहीं होता। वो एडवांस मटेरियल के, जो एडवांस मटेरियल टेक्सटाइल्स जो होते हैं, उसकी मशीनरियां बनाती हैं। तो इन दोनों का मुआहदा आपस में हुआ है। और इंडिया, वैसे तो आप जब ग्रो करते हो तो आपको एडवांस मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। कार्बन फाइबर आपकी गाड़ियों से लेके फाइटर जेट तक हर चीज में इस्तेमाल होता है। तो ये इंडिया के अंदर बनेगा तो आपकी वो है कि सेल्फ डिपेंडेंट आप होते होते जाओगे। बिल्कुल सही। ऐसा ही एक मुआहदा कोई जो टाटा ग्रुप का भी हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है एक जर्मनी की कंपनी के साथ, वो कौन सा मुआहदा है? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? देखिए, टाटा एलेक्सी का मुआहदा हुआ है जर्मनी की ड्रैगर कंपनी के साथ। हुँ, इनके अब ये साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे और डेवलप करेंगे लाइफ साइंसेस के इक्विपमेंट, हेल्थ। अच्छा, ने एक दफा कहीं पे बात भी की थी कि इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत गैप है, सप्लाई और डिमांड में। डिमांड बहुत बड़ी है, सप्लाई बहुत कम है, और हर चीज की सप्लाई कम है। तो जाहिर सी बात है, अब ये एटलीस्ट कम से कम ये सप्लाई नहीं, पर ये एडवांस आपकी तरफ जा रहा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी इंडिया की होगी, इनोवेशन इंडिया करेगा। ठीक है, तो इनके साथ आपके स्टैब्लिश होंगे, क्योंकि ये जो जर्मन कंपनी है वो इन्हीं सब चीज़ों का काम करती है। ये रीब्रीथर्स हो गए, आपके मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स, एनेस्थेटिक मशीन्स हो गई, नियोनेटल इंक्यूबेटर्स हो गए, गैस डिटेक्टर्स हो गए, तो यही सब वो बनाते हैं। ड्रग टेस्टिंग मशीनरी हो गई। अब ये दोनों कोलैबोरेट करके लाइफ साइंसेस के ऊपर और मजीद नई से नई, जदीद से जदीद मशीनरियाँ उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है फ्यूचर के लिए। चाइना, देखें, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो फिर एक अलग बात आ जाती है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चाइना की बहुत बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, उनसे, उनके पास जितने भी टेरी टॉवल्स जो होते हैं आपके, और जो होम टेक्सटाइल होता है, इनके ऑर्डर्स उनसे वापस ले लिए गए हैं यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज ने, और वो सारे ऑर्डर्स इंडिया की कुछ टेक्सटाइल कंपनीज को दिए गए हैं। अच्छा,
ठीक है, तो आप लोग पता करें वो कौन सी कंपनी है। और दूसरी एक चीज पर मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ऐड करें। ये देखें सर, दाऊद इब्राहिम का ये साथी, और ये 93 में जो 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सूरत में, ये अच्छा। उसके अंदर ये उस केस में फरार है और ये यूके में छुपा हुआ है। ठीक है, और टाइगर हनीफ। टाइगर हनीफ, इसका उसका पूरा नाम है मोहम्मद हनीफ उमर जी पटेल। तो इसको 2010 में ग्रेट मैनचेस्टर में स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ लिया था, सब कुछ हुआ, लेकिन तब फिर क्या हुआ कि आखिर में जाके जब सारी कहानी तय हो गई, डन हो गई, अब उसको एक्स्ट्राडाइट करने ही वाले थे, तो जो ये साजिद जावेद साहब हैं, होम सेक्रेटरी के जो उस वक्त थे, उन्होंने मना कर दिया। अगर मैं इसके ये देखें, वो साहब है साजिद जावेद साहब। और सबसे बड़ी बात पता है सर, जी। ब्रिटिश पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा ही प्यार है आतंकवादियों को बचाने का। और ये यूके के उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, होम सेक्रेटरी, अच्छा। होम मिनिस्टर। आप इससे अंदाजा लगाएं, तो यूके के आप हालात अंदाजा लगाएं, यूके के हालात बहुत खराब है सर। और इन सारा केस डन हो गया, सब हो गया, जब होम सेक्रेटरी के पास वो साइने होती है ना, वो साइने करने जब गए तो वो सेक्रेटरी ये और इन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दी। तो पाकिस्तानी को प्यार कुछ ज्यादा ही है आतंकवादियों से। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू।